हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी में मैंने आपको पहले शब्द के प्रकार में पहला प्रकार इसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको दूसरे प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ। देखें, दूसरा प्रकार है उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्द। देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर जो शब्द है उसमें पहला नाम आता है तत्सम, दूसरा नाम आता है तद्भव, तीसरा नाम आता है देशज, चौथा नाम आता है विदेशज या विदेशी और पांचवा नाम संकर्षक। यानी उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज और संकर्षक। तो आज हम आपको पहले बारे में चर्चाएं करते हैं। देखिए, आपको पता होगा सभी भाषाओं की जननी संस्कृत मानी जाती है। यानी सबसे पहले जिस भाषा का उद्भव हुआ उसमें पहला नाम आता है संस्कृत। संस्कृत को ही बाद में इस भाषा का में कुछ परिवर्तन करके वैदिक संस्कृति आई। वैदिक संस्कृति के बाद लौकिक संस्कृति आई और लौकिक संस्कृति के बाद पाली और पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद सौर सैनी और सैनी के बाद हिंदी। यानी सौर सैनी के बाद जो भाषा आई उसका नाम हिंदी पड़ा। हिंदी का हम कह सकते हैं हिंदी का विकास, हिंदी पहले सौर सैनी से पहले अपभ्रंश, अपभ्रंश से पहले प्राकृत, प्राकृत से पहले पाली, पाली से पहले लौकिक, लौकिक से पहले वैदिक और वैदिक से पहले संस्कृत। इस हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ। तो हुआ क्या, जो संस्कृत के शब्द थे उसमें कुछ परिवर्तन होने के बाद वो वैदिक संस्कृत में आए। वैदिक संस्कृत में कुछ परिवर्तन होने के बाद लौकिक में आए। लौकिक में परिवर्तन होने के बाद पाली में आए और पाली में परिवर्तन होने के बाद प्राकृत में आए और प्राकृत में परिवर्तन होने के बाद अपभ्रंश में आए और अपभ्रंश में परिवर्तन होने के बाद सौर सैनी में और लास्ट में किस में आ गए, हिंदी में। यानी आधुनिक युग में हिंदी में आए। कहाँ से शब्द आए? संस्कृत से आए। संस्कृत से इनका जो विकास है वो निम्न वर्गों में होते होते इनका जो उपयोग है वो कहाँ होने लगा, हिंदी में। जिसमें कुछ ऐसे भी शब्द थे जिनका परिवर्तन न वैदिक, न लौकिक, न पाली, न प्राकृत, न अपभ्रंश और न ही सौर सैनी में हो सका। सीधे वो इसमें प्रयोग होते थे और सीधे वो आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। यानी जो संस्कृत के शब्द थे उनका इसमें परिवर्तन ना हो सका और सीधे उनका परिवर्तन जब ना हो सका तो उनका प्रयोग आज हिंदी में कर रहे हैं। और जिस शब्द का हम हिंदी में परिवर्तन कर रहे हैं संस्कृत में, वही शब्द ही तत्सम कहलाता है। तत्सम। अगर हम इसको तत्सम का संधि विच्छेद करें तो आपको पता है तत् धन सम,
यहाँ तत् का मतलब होता है उसके और सम मतलब होता है समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी हमारी परिभाषा बनी हिंदी के वे शब्द जो कि संस्कृत के समान हैं वो हमारे शब्द ही तत्सम शब्द के नाम से कहलाएंगे। और तत्सम शब्द जो है वो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द हैं। उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो इस प्रकार आपको पता हुआ कि हिंदी में जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होते थे आज उनका प्रयोग हिंदी में भी हो रहा है। हूबहू तरीके से उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। यदि हम परिभाषा की दृष्टि से देखें, तत् धन सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अब आता है तद्भव किसे कहते हैं? तत् धन भव, तत् मतलब उसके और भव मतलब उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। अब किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो संस्कृत से उत्पन्न कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका परिवर्तन होने के बाद उनका प्रयोग हिंदी में होता है, इसलिए वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। वे सभी शब्द क्या हैं? तद्भव कहलाते हैं। आइए सीखते हैं तत्सम और तद्भव के कुछ प्रकार और कुछ नियम। तो अब हम सीखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द पहचानना। अब हम तद्भव और कैसे हम तत्सम शब्द पहचाने? परिभाषा के हिसाब से तो मैंने बताया संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आज प्रयोग हो रहे हैं वे हमारे तत्सम, लेकिन संस्कृत के ही वे शब्द जिनका परिवर्तन होने के बाद हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं वे हमारे तद्भव। देखिए, पहला है, आपको पता होगा अनुस्वर। अनुस्वर में चंद्र बिंदी आती है। इन चंद्र बिंदी का जो है प्रयोग मूल वर्णों में नहीं होता था। यदि मूल वर्णों में नहीं होता था तो क्या ये संस्कृत के रहे होंगे? जिन वर्णों का प्रयोग संस्कृत में होता था उन्हीं वर्णों का उपयोग मूल वर्णों में होता था, लेकिन आज के लेखन में इस चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब यदि मूल वर्णों में नहीं होता था तो वो संस्कृत से आए भी नहीं होंगे। तो हमारा एक हो गया कि जिसमें आपको चंद्र बिंदु नजर आए ऐसे शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते हैं। ऐसे शब्द सदैव क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। जैसे हमसे कहा गया दांत, दांत में चंद्र बिंदु आया तो हम कह सकते हैं कि यह शब्द क्या है? तद्भव। क्यों है? क्योंकि ये चंद्र बिंदु का प्रयोग मूल वर्ण में नहीं होता था और मूल वर्ण संस्कृत से आए, अर्थात संस्कृत में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए यह शब्द संस्कृत के समान नहीं हो सकता। और अगर संस्कृत के समान नहीं हो सकता तो तत्सम भी नहीं हो सकता, तो वो शब्द क्या होगा? तद्भव। जैसे हमने लिखा चांद, चांद में देख रहे हैं मूल, देखिए चंद्र बिंदु नजर आ रहा है, हम कह सकते हैं ये हमेशा क्या है? तद्भव। तो पहली नियम जान लें, ट्रिक जान लें कि जिसमें आपको चंद्र बिंदु नजर आएगा ऐसे शब्द सदैव तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे हम एक और लिख रहे हैं फांसी, देखिए फांसी में क्या आ रहा है? चंद्र बिंदु नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं फांसी कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। जैसे हमने लिखा आँख,
आँख में भी नज़र आ रहा है। जैसे हमने लिखा गंवार, गंवार में भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब यह शब्द भी क्या होगा, कौन सा शब्द कहलाएगा, यह तद्भव कहलाएगा। जैसे हमने लिखा है पूंजी, तो आपने कहा पूंजी में भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब पूंजी भी क्या है, तद्भव शब्द है। जैसे हमने लिखा चांदनी, तो चांदनी कौन सा शब्द है, यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए चांदनी कौन सा शब्द है, तो हम कह सकते हैं चांदनी कौन सा शब्द है, तो चांदनी हमारा तद्भव शब्द है। धुआं में भी क्या नज़र आ रहा है, चंद्र बिंदु नज़र आ रहा है। अगर चंद्र बिंदु नज़र आ रहा है तो कौन सा शब्द है, ये हमारा भी कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। जैसे हमने लिखा हंसना, हंसना भी क्या है, कौन सा शब्द है, तद्भव। तो हमारी पहचान हो गई कि आप किसी भी शब्द में यदि चंद्र बिंदु नज़र आएगा तो हमेशा उसको बेझिझक आप कह सकते हैं कि वह शब्द क्या है, तद्भव है। जैसे हमने लिखा अंगोछा, अंगीठी, कुछ भी आप देखें जिसमें आपको चंद्र बिंदु नज़र आएगा वो सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। आइए दूसरा नियम सीखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा ट्रिक समझ लें। हमेशा जो गिनती है, गिनती हम लोग हिंदी में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 1, हमने लिखा 2, 3, इस गिनतियों को लिखा। तो एक चीज़ जान लें कि गिनती के जितने भी शब्द हैं जो हिंदी में आप लिखते हैं उसमें केवल एक छोड़कर, एक को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। यानी अभी हमसे पूछा जाए एक का तत्सम क्या होता है, एक ही होता है, क्योंकि एक जो है वो अपने आप में क्या है, तत्सम है। और सभी संख्या जो लिखी गई है, चाहे 2, 3, 4, 5 जो भी आप लिखे, वो हमारे सभी शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। दूसरा नियम आप नोट करेंगे कि जितने भी गिनती के हैं, संख्या लिखी गई है, जितने भी गिनती के अक्षरों को हम हिंदी में लिखते हैं उसमें केवल एक को छोड़कर सभी शब्द तद्भव शब्द होंगे। जैसे हमसे क्या लिखा गया 10, 10 कौन सा शब्द है, सीधे हम बोल देंगे कौन सा है, तद्भव शब्द। जैसे हमसे लिखा गया 5, तो 5 कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। देखिए आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे चंद्र बिंदु भी नज़र आ रहा है, अर्थात ये वहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी यह कौन सा शब्द है, तद्भव। तो दूसरी लाइन आप देखेंगे कि गिनती के जितने भी गिनतियाँ हैं यदि उसको हम लिखें और उसमें केवल एक को छोड़कर सभी गिनतियाँ तद्भव कहलाएंगी। आइए दूसरा नियम सीखते हैं। नियम, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम भी जान लें। जितनी क्रिया है, जितनी भी क्रिया है, क्रिया क्या होती है, वह सब जिससे काम का करना या होना पाया जाए वह सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और क्रिया जितनी भी हिंदी में प्रयोग होती है, कोई भी क्रिया जो हिंदी में प्रयोग होती है, सभी क्रिया हमेशा तद्भव शब्द में प्रयोग होती हैं। जैसे हमसे लिखा जाए पढ़ना, तो आपने लिखा पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया है और यह क्रिया किस में प्रयोग होती है, तद्भव। तो हम कह सकते हैं पढ़ना एक क्रिया है और जितनी भी क्रियाएं हैं
सभी क्रियाएं हमेशा तद्भव है। जैसे हमसे लिखा जाए सोना, जैसे हमसे लिखा जाए लिखना, तो ये हमारी सभी क्रिया क्या है, सभी क्रिया। जैसे हमसे लिखा जाए खाना, ये सभी क्रियाएं हैं और सभी क्रिया हमेशा जान ले वे क्रियाएं क्या होंगी, तद्भव शब्द के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार आप तीनों नियम से आप पहचान सकते हैं कि तद्भव शब्द कैसे आप पहचान सकते हैं बहुत कम समय में कि तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं और कैसे इन्हें पहचाना जा सकता है। आइए एक और नियम सीखते हैं।